कैसे हो मित्रों, इस वीडियो के अंदर जेड 2013 का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया इस क्वेश्चन ने इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रखा है, इसको जरूर ट्राई करो। तो अब इस क्वेश्चन में क्या रखा है, टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 एंड कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो एंड माइनस रो रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड सच दैट दे पार्शियली ओवरलैप एज शोन इन द फिगर। तो हमसे क्या क्या रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और पोटेंशियल की बातें क्या रखी हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सॉल्विंग कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। क्या करें, हमारे पास सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये स्फीयर है, दो स्फीयर, ठीक है, ये इनका ओवरलैपिंग रीजन है, इनका ओवरलैपिंग रीजन है। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बातें करनी है, ठीक है। तो इस यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट P मान लो और इसे A मान लो, इसे B मान लो। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इसका जो रेडियाई क्या रखा है वो है R1, इसका जो रेडियाई क्या रखा है वो है R2 है। ये थोड़ा सा सेंटर में नहीं बना, ठीक है, सेंटर में, वैसे सेंटर है, ठीक है। अच्छा यार बना ही लो, चलो रुको ढंग से बात, ठीक है। ये R1 सॉरी R2, ठीक है। अच्छा अब हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बतानी है। तो देखो EP इज इक्वल्स टू वेक्टर की फॉर्म में E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब E1 E2 है क्या, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस रो, इसकी है माइनस रो, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। रो प्लस वाला रो AP वेक्टर, ये सबको लिखना आना चाहिए, ठीक है। AP वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस रो BP वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आई, बताओ इतनी बात समझ में आई? अच्छा अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट को मैं कॉमन ले रहा हूं, AP वेक्टर माइनस BP वेक्टर। क्या ये बात सबको लिखनी आती है? AP वेक्टर को मैं लिख दूंगा P वेक्टर माइनस A वेक्टर, है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिख दो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर माइनस A वेक्टर माइनस P वेक्टर माइनस B वेक्टर। एक्चुअली ये हम पोजीशन वेक्टर्स लिख रहे हैं, तो यहां पे ये लिखा जाएगा, देखो यहां से P ये दोनों पोजीशन वेक्टर कट गए, तो ये बन गया B वेक्टर माइनस A वेक्टर। थोड़ा यहां पे लिख लेते हैं, चलो ये यहां पे मैं सॉल्व करता हूं। रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट AB वेक्टर। क्या इतनी बात समझ में आई, यहां तक पहुंचे? ठीक है, ये बस मैंने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म लिखा, अब मैंने उसे वापस वेक्टर में ले आया, ठीक है। अब बात समझने की जरा कोशिश करना, ये जो AB है, AB है, जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, AB लेंथ तो एक मतलब कांस्टेंट है, ये A और B है, A और B कहीं मतलब इधर उधर हो रहे हैं, सेंटर तो अपनी जगह पे रहेंगे, तो दोनों के बीच की जो लेंथ है वो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, ये P हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो P पे डिपेंड नहीं हो रही, इसका मतलब जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आएगी वो हमारी कांस्टेंट होगी, क्योंकि AB का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कांस्टेंट है, ठीक। तो अब जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इज जीरो, नहीं, ए गलत है, ए तुम्हारा गलत है। बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अब बात समझो, देखो ये हमारे पास सबसे पहले समझो ए बी वेक्टर आ रहा है। ए बी वेक्टर का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कैसे है, इस डायरेक्शन ए से लेके बी जा रही है, ए से लेके बी जा रही है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये ए बी जो है
ये हमारे पास डायरेक्शन को दिखा रहा है, मतलब है डायरेक्शन को दिखा रहा है कि भाई ए से लेके बी में हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। तो यहाँ पे जो हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह होगी। अब तुम्हें लग रहा होगा ये जो लाइंस है ये छोटी होती जा रही है, तो मतलब मैग्नीट्यूड अलग होना चाहिए। यार ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो पी पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, वो सिर्फ कर रही है ए और बी की लेंथ पे है, जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट होगी। और हमें ये बात पता है, हर बच्चे को ये बात पता होती है कि भाई हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है, क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मान लूं इस वाले पॉइंट पे क्या होएगा, इसको मैं चलो क्या मान लूं, एक्स मान लूं, इसको वाई मान लूं। अब बताओ कौन सी जगह पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहां पे कम होएगा। हमारे पास हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक्स का ज्यादा होएगा किससे, वाई से। बात समझ में आई। तो हमें क्या रखे कि कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ठीक नहीं सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट, ठीक है ठीक है, सी सही है। और सेम डायरेक्शन, हाँ ठीक है ये भी सही है। तो हमारे सी और डी ऑप्शन सही है, एक बार देख लो इसे। वो आपको ये जेड1 दो या तरह का सवाल समझ में आएगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बेसिकली हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसमें ज्यादा सॉल्विंग तो नहीं थी लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो रही थी। इसमें मतलब दिमाग लग रहा था कि भाई ऐसे इस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होएगा, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए अच्छा क्वेश्चन था, जिसको पोटेंशियल की अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। बाकी तो आपको समझ में आया होगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।